प्यारे बच्चों, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से चल रही ऑनलाइन क्लासेज में आपको उस दिन जो है हमने प्रकाश और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। आज प्रकाश का एक गुण परावर्तन भी होता है। अब उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, परावर्तन। तो ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? परावर्तन का मतलब यहाँ पर कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने और चमकदार तल पर आपतित होती है तो वो तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने और चमकदार तल पर आपतित होती है तो उसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? परावर्तन। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर आपतित होती है अर्थात तल पर आने वाली किरण या आपतित होने वाली किरण, यानी तल पर जो किरण आती है वो कहलाती है आपतित किरण अर्थात इंसिडेंट रे। तल से टकराकर वापस लौटने वाली किरण जिसको कहते हैं परावर्तित किरण अर्थात रिफ्लेक्टेड रे। अब एक चीज आती है इसमें, अभिलंब। ये अभिलंब क्या होता है? तो तल पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो तल पर लंबवत हो, या ये कह सकते हो कि तल पर लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब। तल पर खींची गई काल्पनिक लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और जिस बिंदु पर अर्थात तल के जिस बिंदु पर ये किरण आपतित किरण यानी तल के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है वो कहलाता है आपतन बिंदु। यानी तल के जिस बिंदु पर कोई किरण आपतित होती है वो क्या कहलाता है? आपतन बिंदु अर्थात इंसिडेंस रे पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर आपतित होती है और तल से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के नियम, परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। अब ये मुख्य दो नियम कौन कौन से होते हैं? देखिए, आपको यहाँ पर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसी से क्लियर हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये आपकी कौन सी किरण? आपतित किरण। तो आपतित किरण, दूसरी है परावर्तित किरण और अभिलंब। तीनों देखिए इस बिंदु पर, तल के जिस बिंदु, यानी तल के एक ही बिंदु से होकर तो जा रहे हैं ये सब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं या एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? परावर्तन का पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों तल के आपतन बिंदु पर मिलते हैं। ये क्या हो जाता? परावर्तन का पहला नियम। अब उसके बाद देखिए परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है। यहां पर देखिए आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच में ये कोण बना है ये, और परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच में भी एक कोण बना हुआ है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को हम क्या कहते हैं? इसी किरण के नाम के आधार पर आपतन कोण, इसको शो करते हैं आई से। ठीक। और दूसरा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को,
ये जो परावर्तित किरण है और अभिलंब इसके बीच में भी ये कोण बन रहा है, तो इस कोण को क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण। आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों अभिलंब के साथ में कोण बना रही हैं, तो दोनों किरणों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण। यानी आपतित और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण ये बराबर होता है कोण आई बराबर कोण आर के, अर्थात परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ कंफर्म हो गई। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम। परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने और चमकदार तल पर पड़ती है, आपतित होती है, तो तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। अब दो मुख्य नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं या तीनों एक ही तल के आपतन बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अब बच्चों देखिए जरा, परावर्तन के नियम बता दिए गए। अब परावर्तन अगर देखा जाए तो आपका परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन के मुख्य अगर प्रकार देखे जाए तो दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा आपका होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन परावर्तन आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। आपको जो हमने समझाया यहाँ पर, तो ये आपका कौन सा परावर्तन है? नियमित परावर्तन। क्योंकि जिस सतह से परावर्तन हो रहा है वो सतह कैसी है? आपकी समतल है। जिस सतह से परावर्तन हो रहा है वो सतह आपकी कैसी है? समतल सतह। अगर समतल सतह यानी चिकनी और चमकदार तो हो ही, लेकिन अगर सतह वो कैसी है? चिकनी चमकदार और समतल है, तो समतल सतहों से होने वाला परावर्तन क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। अगर आपकी सतह यानी सरफेस वो कैसी है? ऊबड़ खाबड़ यानी रफ और टफ है, रफ एंड टफ है अगर मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए सतह कैसी है? रफ एंड टफ है, तो उस सतह से होने वाला परावर्तन यानी अगर सतह आपकी रफ और टफ है यानी उबड़ खाबड़ है, तो उस सतह से होने वाला परावर्तन वो कहलाता अनियमित परावर्तन, या इसको ये भी कहा जाता है विसरित परावर्तन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए सतह ये इस तरह की हो, इस तरह की, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रही है, आपतित हो रही है, यहाँ से टकरा करके परावर्तित हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण ये आ रही है, ये यहाँ से टकरा करके ऐसे आपतित हो जाती है। तीसरी प्रकाश किरण ये आ रही है, यहाँ से टकरा करके मान लीजिए ऐसे निकल जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आपतित किरणें, ये आपकी कैसी किरणें? आपतित किरणें। तो आपतित किरणें तो एक दूसरे के कैसी हैं? समांतर हैं। लेकिन जो परावर्तित किरणें हैं वह समांतर नहीं हैं। अर्थात आपतित किरणें जो एक हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर हैं। लेकिन जो परावर्तित किरणें हैं
ये परावर्तित किरणें समांतर नहीं है, अर्थात ये आपका जो परावर्तन है ये कैसा परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ठीक, तो ये अनियमित परावर्तन है। तो इस प्रकार का परावर्तन अक्सर जो सतहें चिकनी नहीं होती हैं अर्थात उबड़ खाबड़ होती हैं, उन सतहों से जब परावर्तन होता तो वो कहलाता अनियमित परावर्तन। इसका एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कमरे के अंदर प्रकाश नहीं आता है, कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, लेकिन तब भी कमरे के अंदर रखी वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसा वास्तव में होता है अनियमित परावर्तन के कारण, यानी विसरित परावर्तन के कारण ऐसा होता है। तो विसरित परावर्तन का एग्जाम्पल आपका क्या होता है, कमरे के अंदर प्रकाश के ना आने के कारण भी कमरे के अंदर रखी वस्तुएं दिन में दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये किसके कारण संभव है, ये अनियमित अर्थात विसरित परावर्तन के कारण संभव है। तो ये सारी चीज़ें परावर्तन के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे चल करके देखते हैं दर्पण। अब आ जाते हैं दर्पण के बारे में। देखिए बच्चों, दर्पण अर्थात मिरर। दर्पण क्या होता है, यदि कांच के एक टुकड़े, यानी अगर कांच का कोई टुकड़ा लिया जाए, अब वो कांच का टुकड़ा आपका कोई समतल टुकड़ा भी हो सकता है या आपका गोली टुकड़ा भी हो सकता है। तो दर्पण एक्चुअल में है क्या, यदि कांच के टुकड़े के एक पृष्ठ पर, यानी कांच का कोई टुकड़ा ले लिया, अगर मान लीजिए कांच का टुकड़ा ले लिया, कांच के टुकड़े के दो पृष्ठ होते हैं, तो इसके एक पृष्ठ पर पेंट और पॉलिश कर दी जाए, इसके एक पृष्ठ पर पेंट और पॉलिश कर दी जाए। अब ये पेंट होती कि, यानी पेंट और पॉलिश, यानी पॉलिश किस चीज़ की होती है, ये वास्तव में पॉलिश होती है सिल्वर नाइट्रेट की। इसके जो सतह पर पॉलिश की जाती है वो पॉलिश किस चीज़ की होती है, सिल्वर नाइट्रेट की। और सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश करके इसकी एक सतह को क्या किया जाता है, परावर्तक बना लिया जाता है। तो यदि समतल कांच के टुकड़े के एक पृष्ठ पर पेंट और पॉलिश कर दी जाए तो दूसरी सतह जो बची है, दूसरी सतह जो बची है वो आपकी कौन सी सतह मानी जाएगी, एक चिकनी और चमकदार सतह मिल जाएगी हमको। ये दूसरी सतह जो शेष बची है वो सतह कैसी होगी, चिकनी और चमकदार सतह होगी। अब ये चिकनी और चमकदार सतह जो बची है, इस सतह को कहते हैं कौन सी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अर्थात परावर्तक पृष्ठ। ये जो आपकी सतह बची इसको क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। ये इधर की सतह है। तो यदि समतल या किसी कांच के टुकड़े के एक पृष्ठ पर पेंट और पॉलिश करके दूसरी सतह को परावर्तक रखा जाए तो इस प्रकार कांच का टुकड़ा ही क्या कहलाता है, दर्पण। ये जो कांच का टुकड़ा है ये क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अब दर्पण बेटा कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण अगर देखा जाए तो दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको कहते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा आपका कौन सा होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण आपके कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। अब आपने अक्सर ये देखा होगा कि कहते हैं दर्पण तीन प्रकार के,
समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दर्पण मुख्य रूप से दो ही प्रकार के माने जाते हैं, समतल और गोलीय दर्पण। आपके जो अवतल दर्पण होते हैं, ये जो अवतल दर्पण होते हैं, ये एक्चुअल में गोलीय दर्पण के पार्ट होते हैं। गोलीय दर्पण ये फिर दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक हो जाता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा आपका हो जाता है ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो आपको दर्पण बताया गया। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो पार्ट और हो जाते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है, इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस प्रकार का बनता है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण। तो समतल दर्पण, यदि समतल कांच की पट्टिका या समतल कांच के टुकड़े, ये समतल कांच का टुकड़ा ले लिया, इसके एक पृष्ठ पर पेंट और पॉलिश कर दी जाए, पेंट और पॉलिश कर दी गई। दूसरा पृष्ठ हमने कैसा रखा, ये वाला परावर्तक पृष्ठ रखा, शेष पृष्ठ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर समतल दर्पण, समतल दर्पण आपने देखा भी होगा, समतल दर्पण जो आप लोग घरों में अपने खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, वही आपका क्या होता है, समतल दर्पण। ठीक, अक्सर सारे लोग जानते होंगे। आपने देखा होगा समतल दर्पण में अगर इसके पीछे लगे प्लास्टिक, दफ्ती या लकड़ी के कवर को हटा करके देखें तो हम देखते हैं पीछे एक लेड ऑक्साइड की, लाल कलर की क्या होती है, रेड कलर की लेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है, यानी पेंट होती है। ठीक, और एक पृष्ठ आपको जिस तरफ से देख रहे हो, जिस तरफ आपका फेस होता है, वो आपका कैसा होता है, चमकीला, स्मूथ होता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, ये समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है और किस प्रकार का बनता है। यहाँ पर तो अगर मान लीजिए समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, तो जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है इस स्थान पर, तो यहाँ से ये प्रकाश किरण जाएगी, ये वाली ये आपतित प्रकाश किरण, और यहाँ से टकरा करके ये परावर्तित हो जाएगी। यहीं से एक दूसरी प्रकाश किरण ये जाती है और ये परावर्तित होकर के यहाँ निकल जाती है। अर्थात अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु है आपकी, ये कोई वस्तु है, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण की सतह पर परावर्तित होकर के, दर्पण की सतह पर परावर्तित होकर के हमारे नेत्रों तक पहुँचती है, हमारे नेत्रों तक क्या होती है, पहुँचती है, तो उस समय यहाँ पर हमारे नेत्रों तक पहुँचती है तो नेत्रों पर परावर्तित हो जाती है। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, इन किरणों को डॉट डॉट के रूप में आगे बढ़ा देते हैं। तो जहाँ पर ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब ये बन जाता है। ठीक, तो समतल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे किस रूप में प्राप्त होता है, हमें यहाँ पर देखिए डॉटेड के रूप में शो किया गया है। अर्थात कैसा प्राप्त होता है, आभासी। कैसा प्राप्त होता है, आभासी प्राप्त होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। अब यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो कि ये प्रतिबिंब और ये प्रतिबिंब की स्थिति एक जैसी है, अर्थात कैसा प्राप्त होता है, सीधा। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा प्राप्त होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब
की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। तो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ध्यान दीजिए। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की पहली विशेषता हमने क्या बताई कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा प्राप्त होता है। यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो सदैव सीधा और आभासी प्राप्त होता है। यहाँ पर हम फिगर बनाए दे रहे हैं, इससे बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। ये प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो कि सीधा आभासी होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दर्पण के सामने ये वस्तु रखी हुई है, तो ये वस्तु दर्पण से देखा जाए अगर मान इतनी दूरी पर है, सपोज और जैसे मान लीजिए ये दूरी कितनी है, 1 मीटर है, तो आपका प्रतिबिंब जो बना है वो प्रतिबिंब आपका कितनी दूर बनेगा, ये दूरी भी आपकी 1 मीटर ही होगी। यानी समतल दर्पण के सामने, ये समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर प्राप्त हुआ है पीछे, तो समतल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। अर्थात समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या होती है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा प्राप्त होता है, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या हो जाती है, देखिए समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है, तो यहाँ पर देखिए कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही बड़ा प्राप्त होता है जितनी बड़ी वस्तु होती है। अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर प्राप्त होती है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। ये तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या हो जाती है इसकी, चौथी स्थिति देखिए, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जिस चाल से जा रही होती है, अगर समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु किसी चाल से जा रही होती है तो उसके प्रतिबिंब की चाल या उसके प्रतिबिंब का वेग बिल्कुल उसके दोगुना, यानी उसका प्रतिबिंब जो है जिस चाल से दर्पण के सामने अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है या कोई खड़ा हुआ है तो जिस वेग से जा रहा होता है उसके प्रतिबिंब का वेग उसके वेग से दुगुना प्रतीत होता है। अर्थात समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति जिस चाल से जा रहा होता है, जैसे मान लीजिए v चाल से जा रहा हो, तो उसके प्रतिबिंब का वेग 2v यानी 2 गुना वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, वो सामने की ओर आता हुआ प्रतीत होगा है। तो ऐसा किस कारण संभव होता है कि उसके प्रतिबिंब का वेग 2 गुना मालूम पड़ता है, ये वास्तव में होता है एक दूसरे के सापेक्ष आपेक्षिक वेग के कारण। यानी ये दोनों जो वेलोसिटी है एक दूसरे के कैसे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी के कारण उसका वेग 2 गुना प्रतीत होता है। अगर बाहर यानी बाहर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर देखे तो उस कंडीशन में उसको वस्तु का वेग और उसके प्रतिबिंब का वेग वो एक समान मालूम पड़ेगा, अर्थात उसमें कोई अंतर नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर स्वयं जो ऑब्जेक्ट है
वो स्वयं अगर मान लीजिए प्रतिबिंब की चाल को देख रहा है तो उसको दोगुनी चाल प्रतीत होगी। तीसरी कंडीशन, चौथी, पांचवी कंडीशन क्या होती है बेटा, ध्यान दीजिए। अगर दर्पण को घुमा दिया जाए तो दर्पण को जितने कोण पर घुमाया जाता है, दर्पण को जितने कोण पर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, उसका प्रतिबिंब जस्ट उसके डबल कोण पर घूम जाता है। अगर मान लीजिए दर्पण जो समतल दर्पण है तो समतल दर्पण को अगर मान लीजिए थीटा कोण पर घुमाया जाए, समतल दर्पण को थीटा कोण पर क्या किया जाए, घुमा दिया जाए, तो उस कंडीशन में इसके प्रतिबिंब, इसका जो प्रतिबिंब है वो कितना घूम जाएगा, 2 थीटा। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो 2 थीटा, यानी जितने कोण घूमा है उसके जस्ट डबल एंगल से क्या होगा, घूम करके प्रतिबिंब बनेगा। यानी यदि समतल दर्पण को मान लीजिए 45 अंश घुमा दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना घूम जाएगा, 45 × 2 मतलब 90 अंश। तो यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो उसका प्रतिबिंब उसके दोगुने कोण पर क्या करता है, घूम जाता है। एक कंडीशन और आती है, यदि आपतित किरण को आप क्या करते हैं, थीटा एंगल पर घुमाते हैं तो प्रतिबिंब आपका कितना घूम जाएगा। यदि आपतित किरण, ये जो है आपतित किरण थीटा एंगल घूमती है तो उस कंडीशन में आपका प्रतिबिंब भी थीटा एंगल ही घूमेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हमने बताया यदि ये आपका दर्पण थीटा एंगल घुमाया जाता है तो आपका प्रतिबिंब 2 थीटा घूम जाएगा, लेकिन अगर आपतित किरण थीटा एंगल घुमाई जा रही है तो आपका प्रतिबिंब भी थीटा एंगल ही घूमेगा। आपका प्रतिबिंब जो है वो भी थीटा एंगल ही घूमेगा। ठीक, यानी कंडीशन अलग अलग है। आपतित किरण के लिए जितना एंगल आपतित किरण घूमेगी उतने एंगल ही प्रतिबिंब घूमेगा, और दर्पण को घुमाने पर प्रतिबिंब आपका जस्ट डबल घूम जाएगा। अब यहां पर देखिए छठी कंडीशन, समतल दर्पण की फोकस दूरी। चूंकि ये इसमें कोई वक्रता तो होती नहीं है समतल दर्पण में, तो इसलिए ये आपका कैसा होता है, प्लेन होता है बिल्कुल। ठीक, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और इसकी क्षमता 0 होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत और क्षमता क्या होती है, 0 होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत और क्षमता 0 होती है। ठीक, सातवीं कंडीशन, यदि 2 समतल दर्पण लिए जाए तो 2 समतल दर्पण एक साथ लिए जाए तो उनके 2 समतल दर्पणों द्वारा उनके बीच कोई एक वस्तु रखी जाए तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। यदि 2 समतल दर्पण एक साथ लेकर के या 2 समतल दर्पण किसी कोण पर रखे जाएं तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, देखिए इसका एक रूल्स होता है। अगर मान लीजिए दोनों समतल दर्पण जितने कोण पर, दोनों समतल दर्पण जितने कोण पर रखे होते हैं तो उसके लिए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो जैसे मान लीजिए थीटा कोण पर रखे हैं, कितने कोण पर रखे, थीटा कोण पर, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र बन जाता है आपका, प्रतिबिंबों की संख्या ये बराबर होती है 360/θ-1, 360/θ-1। और ये कंडीशन होती है किसके लिए, सम के लिए। सम, अगर मान लीजिए सम के लिए उस कंडीशन में 1 क्या किया जाए, माइनस,
एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यदि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर रखे गए हैं, तो उस कंडीशन में उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 360/60 माइनस 1, यानी 6 माइनस 1 मतलब कितना आ गया? 5। ठीक, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। ऐसा क्यों किया गया? देखिए ध्यान दीजिए, जब 360 को 60 से डिवाइड किया गया, यानी 360/60, इसको अगर डिवाइड किया जाए तो कितना प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। अर्थात 6 आपकी कैसी संख्या है? सम है, इसलिए इसमें से एक माइनस किया जाएगा। यहीं पर अगर मान लीजिए यदि थीटा इक्वल टू 40 डिग्री, यानी यार थीटा का मान कितना लिया जाए? 40 डिग्री लिया जाए, तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या 360/40 मतलब 9, ये कितना हुआ? 9। अब यहाँ पर इसमें हम -1 नहीं करेंगे। देखिए, यदि थीटा इक्वल टू 40 डिग्री लिया जाए, थीटा इक्वल टू कितना लिया जाए? 40 डिग्री लिया जाए, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? 360/40 9, मतलब यहाँ पर हम -1 माइनस नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर एंगल से 360 को डिवाइड करने पर 6 प्राप्त हुआ था, जो कि सम संख्या थी। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया? 1 माइनस करके तब प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात होती है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा एंगल लिया जाए कि उसको 360 को उससे डिवाइड करने पर हमें कोई विषम संख्या प्राप्त हो रही है, तो उस कंडीशन में जितनी विषम संख्या प्राप्त हो रही है वही प्रतिबिंबों की संख्या बन जाती